गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोनाउन टेबल से संबंधित आज अपन तीसरा रूल्स, फर्स्ट पर्सन उसने समझ लिया था, सेकंड पर्सन भी समझ लिया, आज थर्ड पर्सन को समझेंगे। तो रूल नंबर 3, रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होता है। कैसे होता है सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये सेंटेंस सबसे पहले डायरेक्ट में दिया हुआ सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है, कोमा है, सेट टू से, इससे हमें पता लग गया ये डायरेक्ट का है। हमें इनडायरेक्ट में बदलना होगा, उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि मैंने 5 प्रकार के सेंटेंस बताए थे, उसमें से ये कौन सा है। प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, और असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव को हल करने के रूल्स काफ़ी हम समझ चुके हैं। सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। असर्टिव में ऑब्जेक्ट दिया हुआ, सेट टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो सी टोल्ड, ऑब्जेक्ट क्या दे के रखा है? हिम का हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा करके कनेक्टिव क्या लग जाएगा? दैट, असर्टिव सेंटेंस में। अब इसमें आगे यहाँ पे देखें, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ जाता है आई, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते थे। सेकंड पर्सन में आ जाता है यहाँ पे, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते थे। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्ट मान करके बदलते थे। और नेक्स्ट तीसरा है, वो है थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड पार्ट के अंदर थर्ड पर्सन जो ही, सी, इट और दे, उसके जितने भी रूप है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पॉसेसिव, सारे रूप अगर उसमें कहीं पर भी आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें नो चेंज, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन कितना होगा? एस कैपिटल है तो यहाँ पे एस कैसा हो जाएगा? स्मॉल। क्यों यहाँ कैपिटल है? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत है और यहाँ कनेक्ट किया हुआ सेंटेंस है, इसलिए इसमें एस छोटा हो जाएगा। सी थर्ड पर्सन है, यहाँ पे ही होता तो ही लिखते, इट होता तो इट लिखते, दे होता तो दे लिखते, यानी थर्ड पर्सन कोई भी आ जाता है तो उसमें नो चेंज होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, इसलिए सी का वापस सी हो गया। और नेक्स्ट नियम सेम रहेंगे। हैज, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैज, हैव को टेंस वाली सारणी में देखा जाए, किसमें बदलते हैं? हेड में। और हेड के साथ वापस क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। शी के लिए यहाँ पे क्या आया है? हर भी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हर का हर। होमवर्क है तो होमवर्क। एक और सेंटेंस समझते हैं, जैसे her father has gone to her home. सेंटेंस को देखेंगे, he said to her, her father has gone to her home. असर्टिव सेंटेंस है,
क्योंकि हर फादर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप है। और असर्टिव को डायरेक्ट में दिया हुआ, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही का ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेट टू के पीछे ऑब्जेक्ट आया हुआ, सेट टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है, हर का हर। और असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव शब्द क्या आ जाता है, दैट। दैट के बाद में यहाँ शब्द आया है हर, क्या आया है, हर शब्द आया। हर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। किसका रूप है, सी का। थर्ड पर्सन है, सी का रूप है। और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ क्या परिवर्तन होगा, एच है वो छोटा हो जाएगा। हर फादर लिखा हुआ था, हर फादर। सब्जेक्ट में कोई टुकड़े नहीं करना। कई विद्यार्थी क्या कर देते, हर का सी बना देते, फादर को अलग लिखते थे। नहीं, यहाँ हर फादर आ जाए, हिज फादर आ जाए, माई फादर आ जाए, योर फादर आ जाए, तो वो एक पूरा प्रोनाउन है। तो यहाँ हर आया हुआ है तो हर थर्ड पर्सन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हर फादर का हर फादर, और टेंस वाली सारणी सेम हो जाएगी। हैज है को हेड में बदलेंगे। गॉन, टू, या वापस हर आया है तो हर थर्ड पर्सन है, नो चेंजेज। और होम का होम। तो इस प्रकार से तीसरा हमारा जो रूल्स था वो ये था कि रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज होता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे जैसे सी का सी लिखा हमने, हर का हर लिखा, उसका कोई भी रूप आ जाए, हर का हर लिखा, या हिज आ जाए, दे आ जाए, ही आ जाए, उसके कोई भी रूप आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप आया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से हल करेंगे। मोहन का क्या होगा, मोहन। सेट टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या देके रखा है, सोहन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कनेक्टिव शब्द क्या लगेगा असर्टिव सेंटेंस में, याद है आपको, दैट। यहाँ पे दे आया है, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। परिवर्तन होगा या नहीं, नहीं परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितना परिवर्तन हुआ, टी बड़ा था, कैपिटल था, इसको उन्होंने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, ये इतना इसमें परिवर्तन होगा। तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन अगर आ जाए तो उस वही का वही वापस आएगा। और टेंस वाली सारणी में अगर देखा जाए तो विल और शैल आ जाता है तो वुड और शुड में बदलते हैं। तो यहाँ विल का क्या हो जाएगा, वुड, और वुड के साथ क्रिया की वापस कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देर किसका रूप है, दे का रूप है, तो देर भी कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को बदलेंगे या नहीं, नहीं बदलेंगे। और गार्डन का गार्डन। यानी बस इतना याद रखना है कि थर्ड पर्सन का कोई भी रूप, ही, सी, इट और दे, इसके कोई भी रूप आ जाए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, तो उसमें नो चेंज। यानी रिपोर्टेड पार्ट के अंदर थर्ड पर्सन कोई भी आ जाता है तो उसमें वापस वही आता है। आपको सिर्फ दो पर्सन याद रखने हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू। इन तीन शब्दों को छोड़ करके, इनके रूपों को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रकार के कोई सब्जेक्ट आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी में से एक और नोट में लिख देते हैं। ये रूल्स नहीं है, रूल्स के अनुसार इसमें नोट समझ लेते हैं। विशेष में से व्यक्ति केस को थोड़ा समझ लेते हैं। नोट, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, यदि किसी वाक्य में प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन संबोधन कारक के रूप में आ जाए, संबोधन कारक यानी वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। यदि किसी वाक्य में प्रॉपर नाउन संबोधन कारक या वोकेटिव केस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय उस नाउन को रिपोर्टिंग पार्ट, उस नाउन को रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। कैसे बना दिया जाता है उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे रोहित said to her, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट दे के रखा है। रोहित said, कोमा, नाम दे दिया सीधा सरला। You have become lazy। सर्वप्रथम तो पता लगाएंगे असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है और यू से प्रारंभ हो रहा है। इसमें इस नियम को अगर देखा जाए, यदि किसी वाक्य में प्रॉपर नाउन संबोधन कारक के रूप में वोकेटिव केस के अंदर आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस नाउन को यानी उस नाउन को रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। कैसे इसमें आया है संबोधन कारक, जैसे यहाँ पे आया है सरला, ये प्रॉपर नाउन है और वोकेटिव केस के रूप में आया हुआ है सरला, तो यहाँ ये सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से, तो ये कहीं पर भी आ सकता है, लास्ट में भी इसको दिया जा सकता है, फर्स्ट में भी दिया जा सकता है, कभी कभी बीच में भी दिया जाता है और सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो रोहित सेड, अब यहाँ पे सेड है, असर्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिया हुआ है, रिपोर्टेड पार्ट के अंदर दिया हुआ, संबोधन कारक के रूप में, वोकेटिव केस के रूप में दिया हुआ है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सरला। बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन अगर संबोधन कारक के रूप में आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस प्रॉपर नाउन को रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब इसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ तो नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट को वोकेटिव संबोधन कारक के रूप में इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी दे दिया जा सकता है, लास्ट में ज़्यादातर फर्स्ट या लास्ट में दिया जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि उस प्रॉपर नाउन को उठा के टोल्ड का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन दिया हुआ था, इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना देना है। बाकी सेम सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। अब जब ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ इसलिए सेड को हमने बदल दिया, किसमें बदल दिया, टोल्ड में। ये माना नहीं गया है, ये दिया हुआ था सरला। अब वही नियम सेम, जैसे यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट यहाँ से, सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सरला, और सरला के लिए वापस यूज क्या करेंगे, प्रोनाउन। तो सरला के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। सरला के लिए प्रोनाउन हो जाएगा सी। और हैज हैव को किसमें बदल लेंगे, हैड। और हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म वापस बिकम लेजी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बिकम होती है, सेकंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म भी इसकी बिकम वापस होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो हैज हैव को बदल दिया हैड में और लेजी का लेजी। बस ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन कोई संबोधन कारक के रूप में, वोकेटिव केस के रूप में आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस वोकेटिव केस को यानी संबोधन कारक शब्द को टोल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है या टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक और सेंटेंस समझते इस प्रकार से,
जैसे गोविंद said you must avoid the bad इसको चेंजेस कर देते थोड़ा सा। You must obey the law, यहाँ हो जाएगा the boys। अब इसमें अगर हम देखें सेंटेंस को, गोविंद said you must obey the law, और कॉमा लगा करके ये शब्द जो दिया हुआ है the boys, ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन संबोधन कारक के रूप में आया हुआ है। कहाँ पर आता है? रिपोर्टेड पार्ट के अंदर आता है। और उस वोकेटिव केस को, संबोधन कारक शब्द को हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट बना दे दिया जाता है, चाहे वो फर्स्ट में आ जाए चाहे वो लास्ट में आ जाए। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल, यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट है, अंत में फुल स्टॉप है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो गोविंद सेड को किसमें बदल लेंगे? टोल्ड में। क्यों टोल्ड में बदला? ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी टोल्ड में क्यों बदला? क्योंकि दी बॉयज है वो क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। दी बॉयज, कौन सा दी बॉयज? ये कॉमा लगा करके जो देके रखा है ये वोकेटिव केस कहलाता है। चाहे यहाँ पे आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, कभी कभी बीच में भी आ जाता है। तो ये संबोधन शब्द कारक जो होते हैं संबोधन कारक कहलाते हैं, और संबोधन कारक को क्या किया जाता है? टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे? दैट से। दैट, अब सेम नियम, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आया है? दी बॉयज। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार दी बॉयज। बॉयज बहुवचन है, एक वचन है, एस लगा हुआ, बहुवचन है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? दे। बॉयज बहुवचन है, यू सेकंड पर्सन है, बॉयज के लिए आया, बॉयज बहुवचन है, और इसका जब हम प्रोनाउन बनाएंगे बहुवचन का प्रोनाउन एक ही बनता है, वो दे बनता है। पुरुष होता एक वचन होता तो ही बनता, स्त्रीलिंग होता एक वचन होता तो सी बनता, पशु पक्षी जीव जंतु होते तो इट बनता, और बहुवचन है इसलिए सीधा क्या हो गया? दे। और टेंस वाली सारणी में देखें तो मस्ट मैंने लिखवाया, मस्ट को एड टू में भी बदल सकते हैं, और मस्ट का मस्ट भी होता नो चेंज। मस्ट का मस्ट यानी नो चेंज, मस्ट, और ओबे का ओबे, नो चेंज, ठीक है। और दी लो, फुल स्टॉप। यानी ये विशेष ध्यान दीजिए, इसमें से कई बार जो मिस्टेक हो जाती है कि हम वोकेटिव केस को समझ नहीं पाते, संबोधन कारक शब्द को। वो यहाँ पर भी फर्स्ट में भी दिया जा सकता है, लास्ट में वो कोमा दे करके अलग से संबोधित किया हुआ शब्द आएगा, इसलिए इसको संबोधन कारक कहते हैं, यानी संबोधित किया जाता है। अब जैसे यहाँ बच्चों को संबोधित किया गया या सलाह को संबोधित किया गया, तो ये संबोधन कारक कहलाता है, वोकेटिव केस कहलाता है, और उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तो इसको फिर बदल देते हैं सेट को टोल्ड में। क्यों? क्योंकि ये माना नहीं गया, ये ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है और हमने इसको बदल दिया। तो इस प्रकार से ये संबोधन कारक को याद रखें, प्रॉपर नाउन अगर आ जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है रिपोर्टिंग पार्ट का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सारणी है, और वो नेक्स्ट सारणी है टाइम एंड फार से संबंधित। तो टाइम और समय व दूरी से संबंधित शब्द दिए हुए आएंगे, और उसको हम किस प्रकार से बदलेंगे, डायरेक्ट में क्या दिया हुआ आएगा, इनडायरेक्ट में क्या बदलेंगे, और ये समझेंगे नेक्स्ट टेबल को अगले वीडियो में।